2015-16 में इंडिया को लेके काफी जोश था। इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे। सॉफ्ट बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, स्विस बैंक हो गया और ना जाने कितने बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। और अगले एक डेकेड की जो स्टोरी थी इंडिया की, वो इंटैक्ट थी, जिस वजह से इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न बनने की स्पीड थी वो इतनी तेज हो गई थी कि एक साल में हमने अप्रोक्सीमेटली 100 यूनिकॉर्न कंपनीज देखी थी इंडिया के अंदर। लेकिन 2026 में ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदलते हुए दिख रही है और इसके पीछे के रीजंस क्या है आज जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो इंडिया के अंदर, तो इंडिया में एक स्ट्रक्चरल इशू चल रहा है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक साइकिल चेंज हो रही है जो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं यहां पर लॉस होते हुए दिख सकता है। 2026 के अंदर जो सॉफ्ट बैंक है वो $600 मिलियन के पेपर लॉस पे बैठा है इंडिया के अंदर। सॉफ्ट बैंक ने स्विगी, जोमैटो, पेटीएम, ओला जैसी कंपनीज के अंदर इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्ट किया था और उम्मीद थी कि ये यहां से ग्रो करेगा। सॉफ्ट बैंक का कहना यह था कि इंडिया के अंदर जो 140 करोड़ की जनता है, अगर थोड़ा थोड़ा भी कंज्यूम करते हैं तो ये जो बिजनेसेस हैं ये 3x, 5x, 10x हो सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली यहां पर जो गलती करी सॉफ्ट बैंक ने, वो ये नहीं समझ पाया कि इंडिया की जो 140 करोड़ की जनता है उसके अंदर 80 करोड़, जो कि गवर्नमेंट का डेटा हमें कहता है कि 80 करोड़ आज भी राशन लेते हैं। मतलब जो इंडिया का टॉप टियर है वो हार्डली 10 से 20% के आसपास है, जो कि स्विगी करता है, जोमैटो करता है, पेटीएम करता है, ओला इलेक्ट्रिक यूज करता है। ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लोग हैं। और जब ये 2025-26 में सॉफ्ट बैंक को समझ आया तो सॉफ्ट बैंक ने काफी सारा पैसा इंडियन मार्केट से निकाला। इवन सिर्फ सॉफ्ट बैंक नहीं, इंडियन बाजार से लगातार जो एफआईआई हैं वो बेच के निकल पा रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ 2025-26 की है? नहीं, 2007 2008 के अंदर भी सेम सिचुएशन आई थी, लेकिन एग्जिट ही नहीं कर पा रहे थे एफआईआई, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनका पार्टिसिपेशन ही इतना नहीं हुआ करता था। और आज की डेट के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज, मतलब आपके और मेरे वजह से बचा हुआ है। जिस समय पे एक रिटेल इन्वेस्टर अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दे, जो कि ऑलरेडी करना शुरू कर चुका है, इस बाजार के अंदर करीब करीब 10 से 20% का करेक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ सकता है। लेकिन अभी भी एक मेन क्वेश्चन आता है कि जिस देश की जीडीपी ग्रोथ 7% से हो रही हो, जिस देश के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, यूथ है, 25 से 30 साल के लोग हैं, वो देश इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर और क्या ऑन ग्राउंड पे इशू चल रहा है, इसको समझते हैं। और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय पे बाजार के अंदर, उसको समझते हैं। तभी इन लॉन्ग रन कुछ हो सकता है। इंडिया की नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली $4.5 ट्रिलियन के आसपास है। अगर हम इसकी इंडस्ट्री को बाइफरकेट करें तो सर्विस इंडस्ट्री 54.7% कंट्रीब्यूट करती है, जिसके अंदर आईटी, फाइनेंस, टूरिज्म एंड सर्विसेज आती है। दूसरी कंट्रीब्यूट करती है 27.6%, जो लेकर के आता है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तीसरा आता है एग्रीकल्चर, जो हमारे ओवरऑल जीडीपी का 17.7% के आसपास है। और ये जो एग्रीकल्चर है ये जीडीपी के अंदर तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर वर्कर्स तो बहुत सारे हैं, जॉब्स तो हैं, लेकिन वो लो पेइंग जॉब्स हैं। मतलब वो हाई स्किल जॉब नहीं है, वो लो पेइंग जॉब है, लो स्किल जॉब है, जिस वजह से जो जीडीपी के नंबर है हमारे, वो एक जगह पे जाकर स्टैग्नेंट हो चुके हैं। इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए ज्यादातर लोग किसानी करते हैं और किसानी के अंदर भी उसको सही तरीके से करना ज्यादातर लोगों को नहीं आता। यहां पर एक और मेजर प्रॉब्लम है जो कि यूएस में नहीं दिखता। देखो, यूएस में भी काफी सारे लोग किसानी करते हैं, लेकिन जो उनकी जमीनें होती हैं वो बहुत ही लंबी लंबी जमीनें होती हैं। लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, एक बाप के मान लो 2 बच्चे हैं और वो जो पिताजी हैं उनके पास 1000 गज की जमीन है। जब वो पिताजी जाएंगे तो वो 1000 गज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 500 गज 500 गज के आसपास। अब हर एक इंसान के 2-2 बच्चे मान लेते हैं, तो वो जो 500 गज है वो भी 2-2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से जो इंडिया की लैंड एरिया है वो तो काफी ज्यादा दिखता है, लेकिन जो पावर होती है वो काफी कम होती है किसानों के पास। क्यों? अगर आप काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो और आप एक बड़े क्लाइंट से डील कर रहे हो, तो इस सिचुएशन के अंदर आप
डायरेक्ट डील करोगे और आप अपना प्राइस वहां पे कोट कर सकते हो, दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जमीन ही छोटी है तो आपके साथ मिसबिहेव भी किया जाएगा और आपको आपका सही प्राइस भी नहीं देंगे। और यही मेन दिक्कत रहती है इंडिया के अंदर। और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया था जिसके अंदर आप गेहूं का एक फिक्स रेट करते हो कि इतने पे तो मैं आपसे खरीद लूंगा और उसी के आसपास किसान चलते हैं। इसी वजह से जो किसानी है ये लो पेइंग स्किल की तरह काम करता है, जहां पे मेहनत आप बहुत कर रहे हो लेकिन एंड में जो रिजल्ट आपको मिल रहा है ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इवन कभी सूखा पड़ गया तो दिक्कत आएगी। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है जो कि 54% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें जो आईटी सेक्टर है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो रहा है। रिसेंटली केपीआईटी ने एक अनाउंसमेंट करी कि आने वाले टाइम पे जो उनके रेवेन्यूज हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकते, जिस वजह से केपीआईटी 16% के आसपास क्रैश हो गया। इवन अगर मैं टीसीएस की भी बात करूं तो लास्ट एक साल में 42% से ज्यादा टीसीएस क्रैश हो चुका है और 5 सालों में अप्रोक्सीमेटली 40% का लॉस है। यहां पे कोई भी गेन्स नहीं है, लॉस आपको दिख रहा है टीसीएस के अंदर। मतलब टीसीएस अपनी जो वैल्यूएशन है वो 2020 वाली पे आ चुका है। मतलब क्या है कि ये जो सर्विस वाला सेक्टर है इसके अंदर एक बड़ी दिक्कत आते जा रही है। दूसरी चीज, टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक टूरिज्म है ये तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब आप और मैं तो घूमने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जो एफटीए है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स वो आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है लास्ट 5 सालों में। हम इंडिया के अंदर जाएंगे कुछ कंज्यूम करेंगे तो हम आईएनआर में कंज्यूम करेंगे, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया में आते हैं उनकी जो कंजम्पशन होती है वो डॉलर में होता है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भी हेल्प करता है। अब अगर हमारा ये जो सेक्टर है ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा तो दिक्कत होगी। अब ये जो सर्विसेज वाला सेक्टर हम अभी तक देख रहे थे इसमें टूरिज्म के अंदर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया जा रहा है। सिविक सेंस एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है, जिस वजह से जो टूरिस्ट है वो इंडिया को अब एक मेन लिस्ट के अंदर नहीं रखते। इवन हमारे पास इतनी सारी अट्रैक्शंस है लेकिन उन अट्रैक्शंस के ऊपर जो लोग होते हैं जो वहां पे काम करते हैं वो या तो स्कैम कर लेते हैं या फिर मिसबिहेव करते हैं, या जो लोकल लोग होते हैं जो अंग्रेज को देख के सेल्फी लेने चले जाते हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है। टूरिज्म सेक्टर भी एक तरीके से झटके में आ चुका है। बचा हमारा फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ी दिक्कत चल रही है। फाइनेंस सेक्टर सिक्लिकल टाइप का सेक्टर है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई तो ये सेक्टर गिर जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट लो तो ये काम करता है। आज की डेट में इंटरेस्ट रेट लो है तो आज ये काम कर रहा है, लेकिन यहां पर भी जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इसके अंदर एनपीए बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ये एक बड़ा दिक्कत पैदा कर देता है। अब ये जो फाइनेंस सेक्टर है हमारा इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो स्कैम है वो निकल के आ रहा है। आपने रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखा होगा, तो ये वाला जो सेक्टर है इसके अंदर भी जो बड़े प्लेयर हैं इनमें मेजर दिक्कत आ रही है। मतलब क्या है, आईटी में ग्रोथ नहीं है, टूरिज्म में टूरिस्ट आ नहीं रहे, फाइनेंस सेक्टर में स्कैम चल रहा, तो दिक्कत है, ये रियल ऑन ग्राउंड दिक्कत है। अब बात करते हैं सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इस समय पे बढ़िया चल रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है स्टैग्नेशन। मतलब ये ट्रैप हो चुका है 15 टू 18% कंट्रीब्यूशन के पास जीडीपी के अंदर। मतलब ये 15 टू 18% के आसपास ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है ये सेक्टर, इससे बढ़ नहीं पा रहा। ये लास्ट 10 साल का डेटा है। नॉर्मली हम क्या चाहते हैं कि जीडीपी के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है धीरे धीरे करके बढ़े। क्यों मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो चाइना की पूरी जीडीपी बिल्ड हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग पे हुई है। उनके पास काफी बड़ी जनता थी जो कि मैन्युफैक्चर कर पाती थी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जिससे वो एक्सपोर्ट करते थे, पैसा कमाते थे। इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी लोगों की कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल कर रही है और हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया के अंदर ज्यादा है, जिस वजह से हमारी जो स्टैग्नेशन है, मतलब बढ़ भी नहीं पा रहे गिर भी नहीं पा रहे, वो 15 से 18% के बीच में है लास्ट 10 सालों के अंदर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में इशू दिख रहा है। अब माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में रिसेंटली गेन्स देखने को मिलते हैं। ऑयल से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उन्होंने काफी एक्सपोर्ट करा। इसमें कौन है? रिलायंस और अदानी स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि हमें जो रिसेंटली सस्ता तेल मिला रशिया से उसका मेन फायदा इन दोनों कंपनीज ने उठाया, रिफाइन किया और इनडायरेक्टली सेल कर दिया यूएस को, जिससे क्या हुआ, सस्ता तेल हमें मिला, हमने बेचा एक्सपेंसिव में, जिससे हमें पैसे मिले। अब जब आपने इन तीनों सेक्टर्स के अंदर इन सारी चीजों को देखा तो आपको लगेगा यार इंडिया में चीजें थोड़ी सी सही तो नहीं चल रही, और आपको ये चीज पता भी है चाहे आप मानो या ना मानो। अदर देन दैट, लेकिन चल क्या रहा है इस समय पे इंडिया के अंदर ना, एक ऐसा सेगमेंट नया बन रहा है जो कि आईटी सर्विसेज को रिप्लेस करने वाला है बहुत तेजी से। हाँ, नॉर्मल लाइफ में इसका एक बहुत बैड इंपैक्ट होगा, लेकिन ये एक सेक्टर है जहां पे जॉब क्रिएशन होगी बहुत ज्यादा। सबसे पहला है एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर।
इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनियां और जो बाहर के देश हैं वो दबा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। एआई के अंदर गूगल, मेटा, amazon ने इन सारी की सारी कंपनी ने बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे हैं ताकि इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बनाए जा सके। गवर्नमेंट पुश कर रही है, सेमीकंडक्टर अभी दूर है लेकिन यहां पर भी पुश हो रहा है। एआई के अंदर भी पुश हो रहा है। हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि एआई को कंज्यूम करते हैं। क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन नहीं है, कंज्यूम करते हैं, ये बढ़ चुका है। अब इस इंडस्ट्री की वजह से, एआई डेटा सेंटर की वजह से जो पानी है उसकी कमी होगी, मतलब वाटर सेक्टर, वाटर फिल्टर सेक्टर, ये काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है क्योंकि ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ये सेक्टर, एसी सेक्टर, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काफी तेजी से ग्रो करता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर। हाँ, ये जरूर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि टॉप टियर के लोग हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है। गरीबों के लिए ये बहुत ही नेगेटिव तरीके से काम करेगा। एल नीनो जो इस समय पे चल रहा है इंडिया के अंदर, आप देख सकते हो जिसके पास पैसा नहीं है वो रोड पे बैठा हुआ है 48 डिग्री की गर्मी के अंदर, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों के पास पैसा है वो एसी में बैठे हुए हैं, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑन ग्राउंड ह्यूमैनिटी के लेवल पे शायद इश्यू हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ लेकर के आ सकता है। और ये मुझे लगता है अगले 10 साल तक ये वाले जो कुछ सेक्टर हैं ये हमें ग्रो करते हुए दिखेंगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, नहीं हो, करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो आपकी नजरों में होना चाहिए। आप इस समय पे इसको इस तरीके से देख सकते हो कि 2000s के टाइम पे टीसीएस इन्फोसिस जैसे बनी थी, उसी तरीके से भी डेटा सेंटर, डेटा सपोर्ट, केबल, वायर, ये सेक्टर्स बन रहे हैं। तो ये इस समय पे इंडिया के अंदर चल रहा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में आएगी, ग्रो होगा इंडिया, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हमने आज तक देखा। शायद कोई दूसरी कंपनीज आएंगी जो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, जो कि इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करेंगी। तो आई होप आपको ये पता चल गया हो कि इंडिया के मार्केट में भी क्या कंपनी है, कहाँ ग्रोथ एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जिससे हम इस समय पर डील कर रहे हैं। सिर्फ ये कुछ चीजें अगर हम सही कर लें तो हमारी जो जीडीपी 7 की है वो 10 की कब होगी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन ये है कि उसे सही करेगा कौन।